तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी आज का जो टॉपिक है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी इसको बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या मिलेंगे। तो ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू जिसको बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स, मेन मेमोरी, स्टोरेज इवोल्यूशन क्राइटेरिया, टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी चिप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड कैश मेमोरी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, अगर इसकी बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जो कि जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मेजर कैलकुलेशन होते हैं या कंपैरिजन टाइप होते हैं, जितने भी कैलकुलेशन होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, या फिर आप कह लें कि जितने भी कंट्रोल्स होते हैं, सारे कंट्रोल्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास रहता है। तो इसके दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट सीयू एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू। वन बाय वन करके इसको हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो कंट्रोल यूनिट पे आते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट इसका कोई एक्चुअल कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, डेटा पे कोई वर्क नहीं करता है, नर्वस सिस्टम की तरह से ये काम करता है। मतलब पूरे जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे कंप्यूटर के पार्ट्स पे इसका कंट्रोल होता है। तो कब डेटा किसको देना है, किससे कब डेटा को लेना है, आउटपुट में कब डेटा जाना है या इनपुट से कब डेटा आना है, ये पूरा काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। चलिए देखते हैं आगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दो टाइप के ऑपरेशन करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो एएलयू करता है, और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो भी एएलयू ही करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन की अगर बात करें हम लोग, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं जो सिंपल मैथ्स के जो ऑपरेशन होते हैं उनको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं इनको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। और ये ऑपरेशन कौन करता है? एएलयू करता है। लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो कुछ ऐसे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन के अलावा जितने ऑपरेशन होते हैं उनको हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन के अंडर रखते हैं, और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनको भी एएलयू ही करता है। तो डेटा में जितने भी मैनिपुलेशन होते हैं, डेटा पे जो भी प्रोसेसिंग होती है, डेटा में जो भी चेंजेस होते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। एएलयू के द्वारा डेटा में चेंजेस किए जाते हैं, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और रिजल्ट बनाया जाता है। मतलब रॉ डेटा में प्रोसेसिंग की जाती है और उसको एज अ रिजल्ट मिलता है। तो वो जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो एएलयू करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रजिस्टर्स। रजिस्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो रजिस्टर्स प्रोसेसर या सीपीयू के वो पार्ट होते हैं जहां पर डेटा प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में रहते हैं। प्रोसेसिंग जब होती है तो उस टाइम में डेटा जो है रजिस्टर्स में ही रहते हैं, क्योंकि डेटा है कहीं ना कहीं तो उनको प्लेस चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, तो वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स का यही मेन वर्क होता है कि प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में वो डेटा को रखते हैं अपने पास। ओके, तो कई टाइप के रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, फिर प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो इस तरह से जितने भी रजिस्टर हैं, अलग अलग रजिस्टर के अलग अलग काम है। ये अलग अलग टाइप के रजिस्टर जो है अलग अलग टाइप के डेटा को होल्ड करते हैं। सीपीयू में जो मेमोरी होती है, जो स्टोरेज होता है, ये रजिस्टर ही होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि रजिस्टर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे यहाँ पर है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स में आप लोग देख पा रहे हैं कि CISC प्रोसेसर्स, RISC प्रोसेसर्स,
EPISC प्रोसेसर्स, मल्टी कोर प्रोसेसर्स, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। ये जितने भी प्रोसेसर्स हैं ये आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाए गए हैं ना। ये जितने भी प्रोसेसर हैं इनका ये अलग अलग टाइप के प्रोसेसर होते हैं। तो अगर हम लोग CISC की बात करें तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या कंप्यूटिंग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग प्रोसेसर। मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी डेटा होते हैं ना, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सारे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं। मतलब ये 60 बिट को भी सपोर्ट करता है, 16 बिट मतलब 16 बिट को भी सपोर्ट करता है, 32 बिट को भी सपोर्ट करता है, 64 बिट को भी सपोर्ट करता है। तो ये जो होते हैं प्रोसेसर्स ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट पे आधारित होते हैं और जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो ज्यादा नंबर में होते हैं। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोग्राम रहेंगे, जितने भी बड़े से बड़े प्रोग्राम रहेंगे उनको सॉल्व करने में ये सक्षम है। ये प्रोसेसर CISC प्रोसेसर, इसको सिस्क भी बोलते हैं, सिस्क लोग भी बोलते हैं। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसको रिस्क बोलते हैं, रिस्क प्रोसेसर्स। तो सिस्क प्रोसेसर जो होता है इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी आसानी से सॉल्व कर लेता है इसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि बहुत अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स को ये सॉल्व करने में सक्षम होता है। अगर रिस्क की बात करें ना, रिस्क प्रोसेसर्स, तो रिस्क का मतलब होता है रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कॉम्प्लेक्स। अब सिस्क प्रोसेसर में क्या था कि ज्यादा इंस्ट्रक्शंस थे, इस वजह से अगर जिन इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है वो भी इंस्ट्रक्शन अप्लाई होते थे तो इसमें टाइम लगता था, प्रोसेसिंग में टाइम लगता था। इस वजह से लोगों ने क्या किया, सिस्क की जगह पे रिस्क प्रोसेसर स्टार्ट किया बनाना। तो रिस्क प्रोसेसर में कम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, मतलब जो भी प्रोसेसिंग होगी वो जल्दी हो जाएगी इसमें रिस्क प्रोसेसर। ओके, उसके बाद आता है नंबर EPIC प्रोसेसर्स। हमको जरूरत पड़ी कि कंप्यूटर एक ही साथ कई सारे काम करे, तो आया कंसेप्ट EPIC प्रोसेसर्स का। EPIC प्रोसेसर्स का कंसेप्ट जो है वो आया, और इसमें होता क्या है, इसका EPIC स्टैंड्स फॉर एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। जो भी प्रोसेसिंग होगी वो पैरेलली होगी। पैरेलली का मतलब एक हो रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, उसी के साथ में दूसरा प्रोसेस चलेगा, उसी के साथ में तीसरा प्रोसेस चलेगा, इसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो EPIC प्रोसेसर्स में पैरेलल प्रोसेसिंग करने की क्षमता रहती है। EPIC प्रोसेसर्स में पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता होती है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ये तीनों। अब उसके बाद में आते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर्स। जैसे आप लोग देखते होंगे i3 कोर ना, कोर i5। तो ये है क्या एक्चुअली, कोर एक्चुअली होता क्या है, ऑक्टा कोर ना, क्वाड कोर, डुअल कोर ना। तो ये है क्या एक्चुअली, जैसे कि हम लोग जब ये प्रोसेसर यूज करते थे तो उसमें केवल एक प्रोसेसर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अल्ट्रा माइक्रो टेक्नोलॉजी आई, प्रोसेसर को और छोटा बना सकते हैं हम। तो प्रोसेसर जब और छोटा हो गया तो उस प्रोसेसर को उसने क्या किया कि एक ही प्रोसेसर है तो एक ही चिप में उन्होंने कई सारे प्रोसेसर रख दिया ना। जैसे हमने 4 प्रोसेसर रख दिया तो क्या हो गया, क्वाड कोर प्रोसेसर। हमने 2 प्रोसेसर रख दिया तो क्या हो गया, डुअल कोर प्रोसेसर ना, 8 प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो इस तरह से
हमने क्या किया, मल्टी कोर प्रोसेसिंग जो होती है, मल्टी कोर प्रोसेसर में एक से अधिक प्रोसेसर्स होते हैं, इसी का मतलब है मल्टी कोर। कई सारे उसमें रहेंगे, कई सारे प्रोसेसर रहेंगे। अब उसके बाद है पावर इफिशियंट प्रोसेसर्स। इफिशियंसी जो है ज्यादा बढ़ाने के लिए हम आया पावर इफिशियंट प्रोसेसर्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रोसेसर्स। चलिए आगे देखते हैं, मेन मेमोरी की बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चल के देखते हैं कि जब प्रोसेसिंग होती है डेटा में, तो डेटा को जाना पड़ता है प्रोसेसर के पास या सीपीयू के पास। तो सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। लेकिन हमने आपको बताया था रजिस्टर्स जो होते हैं वो उन डेटा को होल्ड करते हैं जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा आते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि डेटा बहुत ज्यादा हो और रजिस्टर्स की संख्या कम है, क्योंकि रजिस्टर्स बहुत लिमिटेड में होते हैं, बहुत लिमिट में होते हैं, मतलब कम साइज के होते हैं, कम साइज के डेटा ही वो होल्ड कर सकते हैं। तो यहां पर प्रोसेसर क्या करेगा, एक दूसरा एक तरीका अपनाने की कोशिश करेगा। कौन सा तरीका, जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है जिसमें हम डेटा को रखते हैं, यूजर डेटा को रखता है, वहां से डेटा को का आदान प्रदान करे। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज से जो डेटा आता जाता है प्रोसेसर में, वो उसके बीच में जो रास्ता है ना, वो बहुत ही कठिनाई वाला रास्ता है, मतलब बहुत दूर पड़ जाता है। इसकी वजह से वहां से जब डेटा आएगा जाएगा तो टाइम लगेगा। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि दो नंबर है ना, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ठीक है, और इसी में एक और ऑपरेशन करना है। ओके, अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करें तो कितना आएगा, कितना आएगा, दैट इज 7 ना, 7 आएगा आंसर। तो 7 आया कैसे, कैसे आया, 5 + 4 - 2। अब ऐसा नहीं है कि पूरी चीजें एक साथ हो गई ना, पूरा कैलकुलेशन एक साथ हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप सोचे भी होंगे तो इसमें से कहीं ना कहीं दो को पहले आपने सॉल्व किया होगा, फिर तीसरे को लिया होगा आपने। एक ही साथ तीनों नहीं हो सकता, एक ही साथ तीनों नहीं हो सकता, असंभव है। आप कहेंगे कि हम तो एक ही साथ कर सकते हैं, ये 7 आएगा, एक ही बार में तो हमने किया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 बार में ये होगा। आपने अपने अपने दिमाग में भी सोचे होंगे, तो थोड़ा सा रिवाइंड करिए कि जब आप सोचे तो या तो ये दोनों सोचा होगा आपने, या तो ये दोनों पहले सोचा होगा आपने, या तो ये और ये सोचा होगा आपने। दो पहले आप सॉल्व कर लिए होंगे, फिर तीसरा फिर सॉल्व किए होंगे। तो 2 पार्ट में इसकी प्रोसेसिंग होगी ना, 2 पार्ट में प्रोसेसिंग होगी। तो अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद एक डेटा आएगा ना, तो ये भी डेटा कहीं पे रखा जाएगा, रखने के लिए जगह चाहिए। तो ये तो छोटा है, मान लीजिए ये तो रखा जा सकता है, लेकिन अगर बड़ा डेटा रहेगा तब क्या होगा, तब प्रोसेसर के पास उतनी स्पेस नहीं है कि उस डेटा को वो रखे। तो क्या करेगा, मजबूरन वो डिवाइस में रखे, अपने जो यूजर का जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें रखेगा। तब वहां पर डेटा भेजने में, वहां से फिर दोबारा फिर डेटा लाने में टाइम लगता है। और कंप्यूटर क्यों बनाया गया है, टाइम बचाने के लिए। ऐसा करना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा ज्यादा ना। तो क्या किया गया कंप्यूटर में कि एक दूसरी मेमोरी ली गई और इस डेटा को उस मेमोरी में रख दिया गया ना, और वो मेमोरी प्रोसेसर के बिल्कुल समीप रख दी गई।
प्रोसेसर के बिल्कुल समीप रख दी गई। अब वहां से प्रोसेसर के पास डेटा जाने में बहुत इजीली वो जाएगा, कम टाइम में पहुंचेगा। रैम से डेटा प्रोसेसर में बहुत कम टाइम में पहुंच जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा जाता है वो रैम में जाता है या मेन मेमोरी में जाता है। उसके बाद प्रोसेसर वहां से लेता है उसको, डेटा को, और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेसर के बाहर एक मेमोरी हम रखेंगे जिसको कहेंगे मेन मेमोरी। और ये मेमोरी किस टाइप की होती है? ये मेमोरी चिप के आकार की हो सकती है, आईसी के रूप में हो सकती है, या फिर उसका एक अलग से सर्किट बोर्ड हो सकता है। उसमें जो है डेटा को रखा जा सकता है, लेकिन इस डेटा को परमानेंटली नहीं रखा जा सकता। उसमें परमानेंटली डेटा को इसमें नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो मेन मेमोरी का रोल क्या है? मेन मेमोरी का यही रोल है कि वो डेटा को होल्ड करके रखता है, और जब जब कंप्यूटर को जरूरत पड़ती है वो वहां से डेटा लेता है और फिर रिजल्ट जो आता है वो वहां पर रख देता है। कहाँ? मेन मेमोरी में। स्टोरेज इवोल्यूशन क्राइटेरिया ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी की जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें मेन मेमोरी में, तो स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी टाइप की जो मेमोरी होती है उससे कम होती है, और प्रोसेसर में जो रजिस्टर्स होते हैं उससे इसकी मेमोरी ज्यादा होती है ना। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ये इंटरनली कुछ जो डेटा जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए उसको वो स्टोर कर सकता है। अब एक्सेस टाइम की बात करें तो एक्सेस टाइम जो होता है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जाने में प्रोसेसर के पास ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि प्राइमरी मेमोरी से या मेन मेमोरी से डेटा प्रोसेसर के पास जाने में बहुत कम समय लगता है। तो एक्सेस टाइम जो है यहाँ पर कम है, कम टाइम में ही डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट जो होती है इसकी हाई होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो उसकी कॉस्ट कम होती है, और प्राइमरी मेमोरी की बात करें या मेन मेमोरी की बात करें उसकी कॉस्ट हाई होती है। उसके बाद है वोलेटाइल। वोलेटाइल का ये क्या मतलब है? वोलेटाइल का ये मतलब है कि इसमें डेटा ठहरता नहीं है, इसमें डेटा रुकता नहीं है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा इसमें से सारे डेटा इरेज हो जाते हैं। रैंडम एक्सेस, रैंडमली ये डेटा को एक्सेस कर सकता है। बहुत सारे डेटा हैं कहीं से, जैसे मल्टी कोर अगर प्रोसेसर है या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग अगर कर रहा है तो वहां पे एक से अधिक इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। सभी इंस्ट्रक्शंस को, सभी टाइप के डेटा को वो एक्सेप्ट करता है। तो आई होप कि आपको मेन मेमोरी की जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया है वो समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के टाइप्स। तो मेन मेमोरी जो होती है वो जनरली दो टाइप्स की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो वन बाय वन करके इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम। तो ये क्या करता है कि कोई भी प्रोग्राम जब रन होने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी डेटा प्रोसेसिंग से पहले रैम में आता है। सबसे पहले डेटा रैम में आता है, उसके बाद वो प्रोसेसर के पास जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो सबसे पहले डेटा रैम में आता है। रैम में भी दो पार्ट होते हैं, दैट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक और स्टैटिक दो टाइप के रैम होते हैं, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। तो आइए देखते हैं डायनेमिक रैम का क्या काम होता है। डायनेमिक रैम वाला जो पार्ट होता है उसमें वो डेटा आते हैं जिनकी जरूरत तुरंत पड़ने वाली है।
प्रोसेसर के पास तुरंत जाने वाले जो डेटा होते हैं या फिर ज्यादा टाइम तक नहीं रुकने वाले जो डेटा हैं उनको डायनेमिक रैम में रखा जाता है, जबकि स्टैटिक रैम वाला जो पार्ट है इसमें कुछ टाइम तक जो डेटा रहने वाले हैं, ज्यादा टाइम तक डेटा रुकने वाले हैं रैम में, उन डेटा को स्टैटिक रैम में रखा जाता है। वो डेटा जिनकी तुरंत जरूरत है या तुरंत वो वर्किंग में आने वाले हैं, वो ज्यादा टाइम तक रैम में नहीं रुकने वाले हैं, उनको डायनेमिक रैम में रखा जाता है, जबकि जो डेटा ज्यादा टाइम तक रुकने वाले हैं रैम में उनको स्टैटिक रैम में रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रोम, रीड ओनली मेमोरी या रोम। रोम देखिए दो टाइप के होते हैं, या पहले रोम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, व्हाट इज रोम। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रीड ओनली मेमोरी, कि केवल इसको रीड किया जा सकता है, इसमें कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते इस डेटा में। इसको केवल हम लोग रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। अगर इसके टाइप की बात करें कि तो ये भी दो टाइप का होता है, पी रैम एंड ईपी रोम, पी रोम एंड ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। देखिए जो रोम होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, उसमें एक होता है जो मैन्युफैक्चरर कंपनी यूज करती है, और एक होता है जो ऐसे ही उसमें दिया जाता है जिसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली जो मेमोरी होती है, प्रोग्रामेबल रोम जो होता है, उसमें डेटा को हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें डेटा को रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार आप डेटा रख दिए तो वहां पे आप डिलीट उसको नहीं कर सकते, फिर केवल रीड ही कर सकते हैं आप उसको यूज ही केवल कर सकते हैं, उसको फिर डिलीट नहीं कर सकते। उस डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते, एक आप बार आपने डेटा रख दिया उसमें तो रख दिया। लेकिन इस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए दूसरा एक रैम होता है, रोम होता है, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको इरेज भी किया जा सकता है, जो भी उसमें प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग की गई है या जो भी डेटा है उसको इरेज करके दूसरा डेटा रखा जा सकता है या दूसरी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये स्पेशल तरीके से होता है, नॉर्मल यूजर इसको नहीं कर पाएगा ना। जो बायोस सिस्टम होता है उसको अपडेट आप कर सकते हैं, लेकिन अपडेशन आएगा कंपनी द्वारा तब। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर के पास होती है। प्रोसेसर के पास जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के अलावा एक और मेमोरी होती है जो कि जस्ट प्रोसेसर के बगल में होती है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई है एग्जांपल 3+2+4 ये है। इसका सॉल्यूशन निकालना हमको, या फिर एक और ले लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही बार में नहीं होगा, इसको वन बाय वन करके होगा। जैसे इन दोनों का पहले सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो ये एक नया डेटा आ गया, इन डेटा से ये एक नया डेटा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होगी, इससे एक नया डेटा आएगा, है ना, इससे एक नया डेटा आएगा। तो जब तक इसकी प्रोसेसिंग हो रही थी, ये वाला डेटा क्या कहां पे रहेगा, रैम में भेज दिया जाता है। तो रैम से फिर से वापस लेने में टाइम ज्यादा लगता है, रैम से फिर से वापस आने में। ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं जो फिर से बाद में जरूरत पड़ती है, प्रोसेसर को फिर से बाद में जरूरत उसकी पड़ती है, प्रोसेसिंग के बाद उसी का डेटा होता है। मतलब प्रोसेसर का ही प्रोसेसिंग के बाद डेटा जो मिलता है, उस प्रोसेसर को फिर से बाद में जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन वो अपने पास नहीं रख सकता उसको, क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं है। तो क्या करेगा,
तो वो रैम में वापस भेज देता है उसको। फिर जब दोबारा जरूरत पड़ती है तो रैम से फिर वो लेता है। लेकिन लेकिन क्या होगा, रैम से बार बार डेटा लेने में, रैम को वापस देने में टाइम लगता है। इस वजह से, और ऐसे जो डेटा होते हैं इनकी साइज बहुत छोटी होती है, बहुत कम साइज होती है। तो कंसेप्ट आया कैश मेमोरी का। तो कैश मेमोरी के कंसेप्ट में क्या हुआ कि अब जो प्रोसेसिंग के बाद कोई डेटा हमको रैम में भेजना है, जो कि फिर दोबारा प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है, प्रोसेसिंग के लिए फिर दोबारा आने वाला है, ऐसे डेटा को कैश मेमोरी में ही रख दिया जाता है। और फिर जब दोबारा जरूरत पड़ती है तो कैश मेमोरी से वापस ले लिया जाता है। तब इससे होता क्या है कि कैश मेमोरी जो है बिल्कुल प्रोसेसर के पास होती है और रैम थोड़ा दूर होता है। तो इससे क्या होगा कि टाइम की बचत होगी। डेटा को कैश में भेज करके फिर कैश से वापस लेने में बहुत ही कम टाइम लगता है। प्रोसेसर और कैश मेमोरी के बीच में हाई सीरियल बस जो है लगा होता है। मतलब जो डेटा डेटा भेजने का जो रास्ता होता है कंप्यूटर में, उसको हम बस बोलते हैं, BUS, बस। उस रास्ते से डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो प्रोसेसर और कैश मेमोरी के बीच में जो रास्ता होता है वो बहुत ही हाई स्पीड वाला होता है। इस वजह से जो डेटा होता है प्रोसेसिंग के लिए रैम में न रख करके हम कैश मेमोरी में रख देते हैं, प्रोसेसर कैश मेमोरी में रख देता है, ताकि उसको दोबारा जल्दी से वो ले सके और दोबारा प्रोसेसिंग कर सकते हो उससे। तो अब ये जो डेटा आ गए, ये पहला डेटा जो आया ये रुका रहेगा, ये जब तक प्रोसेसिंग होगी। तो इसको रैम ना भेज करके कैश मेमोरी में भेज दिया जाएगा, और फिर जब ये प्रोसेसिंग हो जाएगी फिर ये वाला डेटा लाया जाएगा और इन दोनों में फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो फिर जाकर के रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि आपको कैश मेमोरी भी समझ में आ गया होगा। और आज का जो पूरा क्लास है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।